Hello, good morning everyone. Today I have come here to make you understand about the copper-nickel phase diagram. In the last lecture, we had discussed about the basics of the copper-nickel phase diagram, in which we discussed that pure copper melts at a temperature of 1085 degrees Celsius temperature, and pure nickel melts at a temperature of 1453 degrees Celsius. And any alloy which is possible by any combination of copper and nickel will be melting at over a range of temperature, because from here you can see that there exists over a range of temperature. So alloy will not be melting at a single temperature, it will be melting over a range of temperature, but the pure metal will be melting at a single temperature. So this was discussed in the last class. Today I am going to discuss three things. What are those three things? Let's write about that. First is the interpretation of the copper-nickel phase diagram. What is that? That is interpretation of the phase diagram. Second, development of microstructure. Microstructure. Microstructure is developed under two conditions. First is under equilibrium cooling, and second is under non-equilibrium cooling. Non-equilibrium cooling. सो इस लेक्चर में हम इन तीन पॉइंट को कवर करने वाले हैं। तीन पॉइंट नहीं, एक्चुअली दो ही पॉइंट है। दो सेकेंड पॉइंट में दो और मोर पॉइंट हमको देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ फेज डायग्राम। इंटरप्रिटेशन से हमारा क्या मतलब है कि इस फेज डायग्राम से हम क्या मीनिंग निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने बेसिक्स ऑफ फेज डायग्राम देखा था, उसके अलावा हमने देखा था हीम-रोथरी रूल, जो ये बता रहा था कि किस कंडीशन में कॉपर निकेल का सब्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन बन सकता है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर। हमने बहुत शुरुआत के पॉइंट में ही हमने आपको बेसिक्स ऑफ फेज डायग्राम में बताया था कि व्हाट इज द माइक्रोस्ट्रक्चर एंड हाउ इट कैन बी डेवलप्ड। सो माइक्रोस्ट्रक्चर के बारे में हम पहले जान चुके। अब हम ये देखेंगे कि इस कॉपर निकेल फेज डायग्राम में माइक्रोस्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे इसका माइक्रोस्ट्रक्चर में चेंजेस देखने को मिलता है। सो माइक्रोस्ट्रक्चर में चेंजेस जो है सेकेंड दो कंडीशन होता है जिसमें हमको डिफरेंट चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट इज इक्विलिब्रियम कूलिंग। इक्विलिब्रियम कूलिंग में जब हमको माइक्रोस्ट्रक्चर में चेंजेस देखने को मिलेगा वो डिफरेंट होगा नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग से। इक्विलिब्रियम जब हम जो कूलिंग होगा अगर वो डिफरेंट रेट से किया जाए, नॉन इक्विलिब्रियम मतलब जो सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में ना हो, तो अगर इक्विलिब्रियम से डिपार्ट कर जाए तो ऐसे कंडीशन में जो माइक्रोस्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द फेज डायग्राम। इंटरप्रिटेशन ऑफ फेज डायग्राम। इंटरप्रिटेशन ऑफ फेज डायग्राम हमने बताया पहले कि इंटरप्रिटेशन का मतलब ये हुआ कि इस फेज डायग्राम की मीनिंग को हम समझने की कोशिश करेंगे, इसके मीनिंग को हम कैसे समझ सकते हैं। फेज डायग्राम में हमको डिफरेंट पॉसिबल थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबल एलाइज ऑफ कॉपर एंड निकेल कैन बी सीन फ्रॉम द फेज डायग्राम, बट हाउ टू इंटरप्रेट इट वी विल डिस्कस अबाउट इट। सो फर्स्ट इसका मीनिंग निकालने में हमको तीन चीजें मदद करती है। फर्स्ट इज phases. What are the phases present? Second is determination of phase composition. Determination of phase composition. And the third point is determination of phase amounts. मैं समझ रहा हूं कि ये तीनों पॉइंट आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा। मैं एक एक पॉइंट को अभी क्लियर करने वाला हूं, आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहला पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? दैट इज द फेज।
फेज के बारे में अगर मान लीजिए कोई पॉइंट, हम हर एक पॉइंट भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसको अपन निकल फेज डायग्राम में, इसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट। तो इसमें से कोई एक पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, सपोज करते हैं दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट ए। तो पॉइंट ए हमने बताया, पहले बताया था देयर आर थ्री रीजंस इन द कोपर्निकस फेज डायग्राम, liquid phase region and alpha and liquid phase region and the third region is the alpha phase, solid phase region. So point A जो है, point A कौन से रीजन में आ रहा है हमारा, लिक्विड फेज रीजन में। यहाँ पे कितना फेज है, सिर्फ सिंगल, ओनली वन लिक्विड फेज इज देयर। सो हमारा नंबर ऑफ फेज, फर्स्ट पॉइंट की क्या है, व्हाट इज द फेजेस प्रेजेंट, phases present, so phases present is L, means liquid phase is there, liquid phase is there। इतना पॉइंट समझ गए। अब दूसरा पॉइंट अगर इसी में हम देखेंगे तो नंबर ऑफ फेजेस क्या है, सिर्फ एक ही फेज हमको यहाँ देखने को मिल रहा है, दैट इज लिक्विड फेज। सेकेंड पॉइंट हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ फेज कॉम्पोजिशन, फेज के कॉम्पोजिशन को हम डिटरमिन करेंगे। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये अगर हम इस पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस से मिलाते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ए 20% ऑफ निकेल पे आकर के कट कर रहा है। तो यहाँ से हमको क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड फेज, कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड फेज, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लिक्विड फेज है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड फेज क्या है हमारा, 20% निकेल, 80% कॉपर, 100% में 20% निकल है, 80% कॉपर है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, डिटर्मिनेशन ऑफ फेज कॉम्पोजिशन। यहाँ फेज कॉम्पोजिशन, फेज क्या है, लिक्विड फेज है, लिक्विड फेज का कॉम्पोजिशन हमको क्लियरली दिख रहा है कि 20% निकल, 80% कॉपर है। अब यहाँ इस केस में देखेंगे, क्योंकि यहाँ एक सिंगल ही फेज है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि डिटर्मिनेशन ऑफ फेज अमाउंट, यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट हमारा क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ फेज अमाउंट, ये तब अप्लीकेबल होगा, थर्ड पॉइंट तब अप्लीकेबल होगा जब मोर देन वन फेज विल बी प्रेजेंट इन द फेज डायग्राम। क्योंकि यहाँ इस रीजन में ओनली लिक्विड फेज इज प्रेजेंट, सो दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज नॉट एप्लीकेबल हियर। यहाँ पे हम देखेंगे तो जो लिक्विड फेज का कॉम्पोजिशन है वही अल्लाय का भी कॉम्पोजिशन होगा, दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ अल्लाय, सेम 20% निकल, 80% कॉपर, इट मींस composition of alloy is equal to composition of liquid phase। Third point, this is not applicable because only one phase is present। तो हमने ये किस पॉइंट के बारे में बात किया, पॉइंट ए के बारे में बात किया, जस्ट रिमेंबर इट। कौन सा पॉइंट था, पॉइंट ए। हम तीनों रीजन में एक एक पॉइंट लेकर के बात करेंगे। हमने लिक्विड फेज रीजन में एक पॉइंट लिया और उसके तीनों पॉइंट पे हमने बात किया कि व्हाट आर द फेजेस प्रेजेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ फेज कॉम्पोजिशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फेज अमाउंट। अब हम सेकेंड रीजन में आते हैं जहां पे बोथ अल्फा एंड लिक्विड फेज इज देयर। सपोज दिस पॉइंट इज देयर एंड दिस इज द पॉइंट बी, ड्रॉ अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम हियर। यहाँ पे ये 45% पे कट कर रहा है। तो पॉइंट बी पे अगर हम पॉइंट बी को कंसीडर करेंगे, पॉइंट बी पे अगर हम मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द फेजेस प्रेजेंट, सो व्हाट आर द फेजेस प्रेजेंट। अब आप हमारे से पहले आप बताएंगे कि क्या क्या फेजेस प्रेजेंट है, अल्फा और लिक्विड, दो फेजेस यहाँ प्रेजेंट है। और नंबर ऑफ फेजेस अगर हम बोलेंगे तो कितना, दो है, सिंपली दिख रहा है, that is directly visible from your eyes। and second point, what is the second point, determination of phase composition। अब हम फेज कॉम्पोजिशन को हम डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पहले वाले केस में क्या था, एक ही फेज प्रेजेंट था, सिंगल फेज रीजन वाज देयर। अभी दूसरा जो ये रीजन है, यहाँ दो फेज प्रेजेंट है, तो दोनों फेज का हमको कॉम्पोजिशन अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो दोनों फेज का एक होगा कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड फेज और एक निकालना पड़ेगा कॉम्पोजिशन ऑफ अल्फा फेज, अल्फा फेज दैट इज सॉलिड फेज। देखिए इस साइड में हमारा अल्फा फेज है और इस साइड में लिक्विड फेज है। तो हम जब भी हमको किसी भी पॉइंट पे, जब भी हम टू फेज रीजन में ये सारे पॉइंट को अगर निकालने जाएंगे, जब भी हमको डिफरेंट फेजेस का कॉम्पोजिशन निकालना होगा, तो हमको एक रूल ध्यान में रखना पड़ेगा एंड दैट इज लीवर रूल। लीवर रूल, व्हाट इज दैट रूल, लीवर रूल।
लीवर रूल। लीवर रूल का मैं स्टेटमेंट नहीं देने वाला हूं, बस उसका डायरेक्टली यूज दिखाने वाला हूं कि इसका कैसे यूज किया जाता है। आइए हम देखते हैं कि लीवर रूल का यूज कैसे करेंगे। क्योंकि आप यहाँ एक फेज तो है नहीं, दो फेज है और दोनों फेज का कॉम्पोजिशन आपको अलग अलग निकालना है। तो दोनों का निकालने के लिए लीवर रूल ये कहता है कि सबसे पहले टाई लाइन कंस्ट्रक्ट किया जाए। टाई लाइन कैसे कंस्ट्रक्ट होता है कि जो भी पॉइंट हो टू फेज में वहां से पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि ये जो लाइन है ये दोनों रीजन को कहां पे कट कर रहा है, कहां क्रॉस कर रहा है, और वहां से हम एक वर्टिकल लाइन हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। देख पा रहे हैं यहाँ पे जो लिक्विड फेज रीजन यहाँ पे कहां पे कट कर रहा है 30% पे, और यहाँ पे जो अल्फा फेज रीजन इसको ये डायरेक्टली मैं देख पा रहा हूँ 65% पे क्रॉस कर रहा है। अब इस दोनों का हमको कॉम्पोजिशन निकालना है। कॉम्पोजिशन निकालने का रूल ये कहता है सबसे पहले हम इस डिस्टेंस को मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस जो है s है। अगर हमको लिक्विड का कॉम्पोजिशन, लिक्विड फेज का कॉम्पोजिशन निकालना है पॉइंट P पे, तो इसके लिए रूल ये है, मैं बताता हूं आपको, r डिवाइडेड बाय r प्लस s। देखिए लिक्विड फेज इधर है तो लिक्विड फेज वाला पॉइंट है जिसके जस्ट बगल में लिक्विड फेज हमको दिख रहा है, तो इसका लिक्विड फेज का कॉम्पोजिशन निकालने के लिए इस पॉइंट पे हमको क्या करना पड़ेगा, इस साइड का जो आर्म है लीवर आर्म, यहां से देखिए आर, इस साइड का आर को हम ऊपर रखेंगे और नीचे में कंप्लीट आर प्लस एस। अगर आपको अल्फा फेज का कॉम्पोजिशन निकालना है तो हमको अल्फा साइड वाला आर में पकड़ना पड़ेगा और दैट इज एस। तो एस डिवाइडेड बाय आर प्लस एस। चलिए इसको हम s बाई आर प्लस एस को दूसरे तरफ से भी हम लिखने की कोशिश करें, s को अगर हम निकाल, देखिए ये क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ अल्फा फेज, और ये क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड फेज, सॉरी दिस इज द वेट फ्रैक्शन, this is the weight fraction, this is not the composition, this is the weight fraction. So composition of alpha phase, let me write again, composition of alpha phase, composition of alpha phase directly it is cutting at point 65%, तो 65% निकेल 35% कॉपर, ये हो गया कॉम्पोजिशन ऑफ अल्फा फेज। अब कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड फेज का हम बात करते हैं, कट कर रहा है 30% पे, तो लिक्विड फेज का जो कॉम्पोजिशन है 30% निकेल 70% कॉपर। तो यहाँ डायरेक्टली जो लिक्विड फेज और अल्फा फेज का जो कॉम्पोजिशन है डायरेक्टली हमको दिखा है, ये 65% है, ये 30% ऑफ निकेल है। लेकिन अगर हमको देखना पड़ेगा कि इसमें दोनों का कॉम्पोजिशन तो हमको मिल गया, लेकिन दोनों का क्या क्या फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन टोटल फ्रैक्शन का सम करेंगे तो 1 होने वाला है। तो लिक्विड फेज का फ्रैक्शन और अल्फा फेज का फ्रैक्शन ये 0 पॉइंट समथिंग आने वाला है, बट दैट शुड बी लेस देन 1। और यहाँ पे हमने उसका फॉर्मूला ऑलरेडी लिख दिया है, और इसको हम दूसरे फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे, एस, दिस द कॉम्पोजिशन ऑफ, ये क्या है हमारा अल्फा है कॉम्पोजिशन C0, तो यहाँ एस को अगर हम देखेंगे तो एस क्या हो जाएगा, C अल्फा माइनस C0, उसके बाद डिवाइडेड आर प्लस एस, C अल्फा माइनस CL। वैसे ही हम वेट फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज आर कैसे निकलेगा हमारा, C0 माइनस CL डिवाइडेड बाय C अल्फा माइनस CL। सो लीवर रूल से ये दो फॉर्मूला हमारे पास आया है, और इस फॉर्मूला को मुझे याद रखना पड़ेगा। यूं बोलूं याद नहीं रखना, इसको डायरेक्टली प्रैक्टिस अगर हम करें तो इसको डायरेक्टली याद रखा जा सकता है। ये दो फॉर्मूला आया हमारे पास। इन दोनों फॉर्मूला का ये अभी तक हमने क्या किया, अल्फा फेज और लिक्विड फेज का कॉम्पोजिशन निकाल लिया है। अब हम वेट फ्रैक्शन दोनों का निकालने वाले हैं। जो अल्लाय बना है उस अल्लाय में दो फेज है, क्या क्या फेज है, अल्फा फेज और लिक्विड फेज, और दोनों का कॉम्पोजिशन हमने निकाल लिया। अब हम ये देखेंगे कि उस अल्लाय में दोनों का क्या क्या वेट फ्रैक्शन है। मान लेता हूँ अगर 100% है तो इसमें से हो सकता है 75% अल्फा हो और 25% लिक्विड हो, क्या क्या है, तो उसका जो वेट फ्रैक्शन आने वाला है 0.75 0.25 आने वाला है। अब इसको हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि व्हाट आर द वेट फ्रैक्शन ऑफ अल्फा एंड लिक्विड फेज। लेट्स सी दैट।
इट रिप्रेजेंट्स पॉइंट बी। तो हम देखने वाले वेट फ्रैक्शन ऑफ अल्फा फेज। वेट फ्रैक्शन अल्फा फेज हमको डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला को यूज कर हम डायरेक्टली यहाँ से देखेंगे आर का वैल्यू कितना आने वाला है, ये 45 माइनस आर बाई आर प्लस एस है। आर कितना है, दिस इज 45 एंड दिस इज 30, तो 45 माइनस 30 आर प्लस एस, दिस इज 65 एंड दिस इज 30, तो 65 माइनस 30, तो ये आने वाला है 15 आ गया 15, और ये हमारा आने वाला है 35, 5 क्या 15 5 से 35, तो दिस इज 3/7, ये आ जाएगा हमारे पास 0.42%, 0.42, this is the fraction of liquid phase. In the same way, weight fraction of alpha phase can also be calculated, but हम उस तरीके से कैलकुलेट नहीं करने जाएंगे, क्योंकि हम मान रहे हैं कि अगर अल्फा है तो अल्फा के कॉम्पोजिशन में अगर 0.42 ये है तो 1 माइनस 0.42 हो जाएगा लिक्विड अल्फा फेज। अगर हम अल्फा फेज को डिटरमिन करें तो 1 माइनस 0.42, ये हमारा आ जाएगा 0.58, दिस विल बी। अगर हम इसको इस तरीके से चाहे वैसे भी निकाल सकते हैं। तो हमने देखा 3 पॉइंट को कवर किया, व्हाट आर द फेजेस प्रेजेंट, व्हाट आर द डिटरमिनेशन ऑफ फेज कंपोजिशन, एंड थर्ड पॉइंट इज डिटरमिनेशन ऑफ फेज अमाउंट। ये 2 पॉइंट एप्लीकेबल है कहां, सिंगल फेज रीजन में, और ये पॉइंट कहां एप्लीकेबल है, जहां पे 2 फेजेस प्रेजेंट हो, तब हमको वेट फ्रैक्शन दोनों का अलग निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ इस फेज रीजन में हम बात करेंगे डिटरमिनेशन ऑफ फेज अमाउंट, व्हाट इज द वेट फ्रैक्शन, तो वेट फ्रैक्शन इज डायरेक्टली 1, दो कंपोनेंट होगा, अलग अलग फेज होगा, अवेलेबल होगा, तभी तो उसका हम फ्रैक्शन निकालने जाएंगे, बिकॉज हियर ओनली वन फेज इज प्रेजेंट, सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिटरमिनिंग फेज फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन। अभी हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ फेज डायग्राम के बारे में बात कर लिया है, और तीनों डिफरेंट रीजंस में हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ फेज डायग्राम के लिए नंबर ऑफ फेजेस प्रेजेंट, डिटरमिनेशन ऑफ फेज कंपोजिशन एंड डिटरमिनेशन ऑफ फेज अमाउंट, ये तीनों पॉइंट को हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया। अब हम जो नेक्स्ट जो कवर करने वाले हैं, एंड दैट इज डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर। व्हाट इज दैट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर। माइक्रोस्ट्रक्चर कैसे बनने वाला है इस अध्याय का, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं माइक्रोस्ट्रक्चर में। माइक्रोस्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ। अभी जब भी किसी मेटल को हम जब मेल्ट करते हैं, जब उसका मेल्टिंग टेम्परेचर रीच हो जाता है, मेल्टिंग टेम्परेचर रीच होने के बाद क्या आता है, उसका वो पूरी तरह से लिक्विड फेज में आ जाता है, पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जो मेटल हमारा सॉलिड स्टेट में था, अब वो लिक्विड स्टेट में आ चुका है। अब जब हम इसका कूलिंग करने वाले हैं, कूलिंग माइक्रो डेवलपमेंट और माइक्रोस्ट्रक्चर के बाद हम करेंगे, तो यहाँ कूलिंग करने वाले हैं। और कूलिंग करने वाले हैं तो कूलिंग इस तरीके से किया जाएगा कि ईच एंड एवरी टेम्परेचर थ्रू विच द मेटल alloy is going must be maintained in equilibrium। कहने का मतलब यह है कि जिस टेम्परेचर से वो जो हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट जो हमारा टेम्परेचर रीच कर चुका है, लिक्विड फेज में हमारा मेटल जो कॉपर निकल का जो अल्लाह है जो लिक्विड फेज में है, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे घटाएंगे, और वो पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हुए घटाने वाले हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। और एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही जब कूलिंग स्टार्ट होता है तो क्या होता है, सपोज करें ये वैसल है, एक वैसल है, और इसमें कॉपर निकेल का एक अलॉय है, एक धातु है जो पूरी तरीके से मोल्टन कंडीशन में है, इसमें पूरी तरीके से मोल्टन कंडीशन में है, और इसका टेम्परेचर सपोज कीजिए 1453 डिग्री सेल्सियस है, काफी हाई टेम्परेचर कॉपर निकेल अलॉय के लिए, तो ये पूरी तरीके से मोल्टन कंडीशन में। जैसे जैसे इसका हम टेम्परेचर घटाते जाएंगे तो क्या होने वाला है, देखते हैं। सपोज करता हूं, है ना, ये वाली अलॉय है, मतलब यही अलॉय मान लेता हूं, पॉइंट ए पे है, और जैसे ये टेम्परेचर इसका जो मेल्टिंग जो है
यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, इसके जस्ट ऊपर पे ये लिक्विड फेज आने वाला है। मान लेता हूँ ये 1150 डिग्री सेल्सियस है, तो 1150 डिग्री सेल्सियस ये है। अब जब तक ये ऊपर है पूरी तरह से लिक्विड है, 1150 डिग्री सेल्सियस प्लस में अगर ये पॉइंट ए पे जो अंदर है, अगर ये 1150 डिग्री सेल्सियस प्लस टेम्परेचर, इसका मतलब ये लिक्विड फेज रीजन में, लिक्विड फेज रीजन में मतलब पूरी तरीके से इस वैसल में लिक्विड होना चाहिए। अब जब जैसे ही ये टेम्परेचर कम होगा, 1150 डिग्री सेल्सियस से जब कम होगा, इसे नीचे आएगा, तो देखते हैं क्या होने वाला है। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई भी धातु लिक्विड स्टेट में होता है तो सॉलिड स्टेट में आता क्या है, व्हाट इज द मैकेनिज्म इन्वॉल्व बिहाइंड इट, क्या मैकेनिज्म होने वाला, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं, तो जैसे 1150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से बिलो आने वाला है टेम्परेचर, तो क्या होगा, देखिए ये पूरी तरह से लिक्विड फेज में है, तो क्या होगा, बीच बीच में यहाँ कुछ पॉइंट बनना शुरू होगा, पॉइंट बनना शुरू होगा, और ये पॉइंट जो है ये सॉलिड पॉइंट बनेगा। ये पूरी तरह से लिक्विड है वैसे में, और यहाँ पे सॉलिड बनेगा, छोटा सा पॉइंट यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ भी, ये बहुत सारे पॉइंट, अलग अलग पॉइंट इस तरीके से बहुत सारे, और इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस बोलते हैं। इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियाई इस मेटल के लिक्विड स्टेट में बनना शुरू हो जाएंगे जैसे ही मेल्टिंग टेम्परेचर डाउन होने वाला है। और यहाँ पे देखेंगे कि लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का न्यूक्लियाई बनना शुरू हो गया है, और लिक्विड फेज तो पहले से अवेलेबल है, तो यहाँ पे देख लिया ये टू फेज रीजन है। तो इस तरीके से कुछ कुछ न्यूक्लियाई बनना शुरू हो जाएंगे, और ये न्यूक्लियाई धीरे धीरे ग्रो करेंगे। ये जो सॉलिड फेज का जो न्यूक्लियाई जो बना है, ये सारे न्यूक्लियस अपने आप में ग्रो करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे बढ़ना, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे न्यूक्लियाई ग्रो करेंगे, ये सारे न्यूक्लियाई ग्रो करेंगे। ये सॉलिड है, 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 बाकी सब लिक्विड में है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होने वाला है वैसे वैसे और ज्यादा न्यूक्लियस बनना शुरू होगा, ये सॉलिड फेज का न्यूक्लियस बनना शुरू होगा, और ये फिर धीरे धीरे ग्रो होगा और ग्रो होगा। अब धीरे धीरे ग्रो होते होते क्या होगा, एक सॉलिड न्यूक्लियाई दूसरे सॉलिड न्यूक्लियाई का कोलिजन हो जाएगा, दोनों एक दूसरे में कांटेक्ट में आएंगे, जैसे कांटेक्ट में आएंगे ये पूरी तरीके से मिश्रण हो जाएगा, और ये पूरी तरीके से सॉलिड बनाता चला जाएगा धीरे धीरे। और जो न्यूक्लियाई बनने का जो प्रोसेस होता है, ये ज्यादा फेवरेबल कंडीशन कंटेनर के वाल पर होता है, यहाँ पे न्यूक्लियाई बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में हम जब बात करेंगे, काइनेटिक्स ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जब बात करेंगे तो वहां का टॉपिक है, उसके बारे में तब डिटेल में जानेंगे। अभी के लिए हम इतना जानते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर इस रेंज में आएगा तो इसका न्यूक्लियाई बनना शुरू होगा, और न्यूक्लियाई ग्रो होने लगेंगे, और ग्रो होते होते जब इतने बड़े हो जाएंगे कि एक दूसरे से कोलाइड करने लगेंगे, और पूरी तरीके से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस न्यूक्लियाई बनने की जो प्रोबेबिलिटी होती है हेटेरोजीनियस सरफेस से सबसे ज्यादा होती है, मतलब जहां फेस बाउंड्री एग्जिस्ट कर रहा है, पूरी तरह से लिक्विड है, और यहाँ पे ये वाल, ये कंटेनर वाल का, ये जो कंटेनर का वाल, ये सॉलिड स्टेट में किसी न किसी मटेरियल का ही कंटेनर होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। तो यहाँ क्या है, एक फेज बाउंड्री एग्जिस्ट कर रहा है, कंटेनर का जो वाल है ये कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, और ये अंदर में जो मेटल है कौन से स्टेट में है, लिक्विफाइड स्टेट में। तो यहाँ पे देयर इज अ फेज डिफरेंस, फेज का दो डिफरेंट फेज है, यहाँ पे एक फेज बाउंड्री मतलब एक हेटेरोजीनियस सरफेस हमको देखने को मिला है, और हेटेरोजीनियस सरफेस पे न्यूक्लियाई बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, तो यहाँ से सॉलिडिफाई सबसे ज्यादा करेंगे, और इस तरीके से धीरे धीरे ये सब न्यूक्लियाई एक दूसरे में इंगल्फ हो जाएंगे, पूरे मर्ज कर जाएंगे, तब जाकर के ये पूरी तरीके से सॉलिड बनता है। इतना हमने जान लिया। अब हम आते हैं कि डेवलपमेंट और माइक्रोस्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि माइक्रोस्ट्रक्चर बनता कैसे है। माइक्रोस्ट्रक्चर की डेवलपमेंट और माइक्रोस्ट्रक्चर के लिए बात करने के बाद इसी पॉइंट के बारे में कंसीडर करें। कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए, इसी पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसका मैं माइक्रोस्ट्रक्चर बनाने वाला हूं। पॉइंट ए पे क्या होगा, पूरी तरीके से ये जो अल्लाह है, जो क्या 20% अल्लाह का कॉम्पोजिशन क्या रहने वाला है, और 20% निकेल, 80% कॉपर। ये जो अल्लाह है यहाँ पे 1453 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पूरी तरीके से लिक्विड स्टेट में है। अब इसका टेम्परेचर हम इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हुए डाउन करते जाएंगे, जैसे जैसे डाउन करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे यहाँ क्या इसका मतलब माइक्रोस्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है। इसका माइक्रोस्ट्रक्चर जो होगा ये पूरी तरीके से लिक्विड होगा, इस केस में यहाँ पे
लिक्विड होगा। इसका टेम्परेचर हम कम किए, यहाँ पे आए, इस पॉइंट पे टेम्परेचर कम किए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, एट ऑल दिस पॉइंट्स सेम फेज विल बी एग्जिस्टिंग, दैट विल बी लिक्विड फेज। माइक्रोस्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आने वाला है पॉइंट ए से। अगर हम सपोज करते हैं, इसको हम पॉइंट बी नाम देते हैं, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में देयर विल बी नो चेंज इन द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। माइक्रोस्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होने वाला है ए से पॉइंट बी तक आने में। मतलब ए से पॉइंट बी तक क्या माइक्रोस्ट्रक्चर रहने वाला है? इंटायरली लिक्विड फेज, इंटायरली लिक्विड फेज। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दैट? 20% निकल, 80% कॉपर। So A से B तक आने में there is no change in microstructure। अब क्या A लिक्विड है? अब B पे आ गया। जब B से जब जैसे ही उसका क्रॉस होगा ये टू फेज रीजन में आने वाला है, तो आप जानते हैं उस केस में दो फेज एग्जिस्ट करने वाला है, सॉलिड और लिक्विड फेज दोनों। तो यहाँ पर पॉइंट B के नीचे हम ये पॉइंट कंसीडर करते हैं, पॉइंट C है, तो पॉइंट C पे हमको क्या दिखने वाला है? पॉइंट C पे हमने आपसे पहले ही बात किया है कि जैसे ही सॉलिडिफिकेशन जब स्टार्ट होता है किसी भी मेटल का, तो धीरे धीरे उसका न्यूक्लियाई बनना शुरू होता है और न्यूक्लियाई ग्रो करता है और वो एक दूसरे से धीरे धीरे मर्ज कर जाता है। तो वैसे ही होने वाला है। तब यहाँ पे क्या होने वाला है, बात करते हैं अभी आपसे। तो यहाँ पे हमने देखा एट पॉइंट ए ओनली लिक्विड फेज विल बी देयर, सिर्फ वन लिक्विड फेज। जैसे ही पॉइंट बी पे हम आएंगे, तो हमने पहले आपको बताया कि इसका न्यूक्लियाई बनना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? इसका न्यूक्लियाई बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको बहुत सारा न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा, छोटा छोटा पॉइंट, बाकी सब लिक्विड रहने वाला है। इस तरीके से ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट बी ए नहीं,